नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण और अपने ज्ञात कर रहे थे ठोस गोले का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ठोस गोले का उसके व्यास के सापेक्ष, ठोस गोले का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व कर चुके थे, बस लास्ट का जो डेरिवेशन कैलकुलेशंस थी वो बाकी थी। तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से था, जैसे ये अपने पास में एक चालक गोला हो, कोई भी गोला है, ठोस गोला है, चालक नहीं है। और ठोस गोले के ये x डैश x था, ये y और y डैश x था, ये इसका केंद्र O और त्रिज्या गोले की कैपिटल R। और यहाँ हम लोगों ने एक चकती मान रखी थी इस तरीके से। चकती जो थी ये उस चकती की मोटाई थी dx मोटाई थी और ये चकती का केंद्र था x O डैश। ये दूरी हम लोग x लिख चुके थे और ये वाली जो दूरी इसे y लिख रखा था और यहाँ हमने इसे कैपिटल R मान रखा था। इसके अलावा जो रो था, रो का मान अपने पास में था m/4/3 पाई r की क्यूब, जिसे हम लोगों ने लिख दिया था 3/4 m/πr क्यूब। ठीक है, और ये चकती वगैरह मानने के बाद में भी हम लोग इसे सोल्व कर चुके थे। चकती का द्रव्यमान अपने लिख रखा था dm = पाई y स्क्वायर और dx से इसे मल्टीप्लाई कर दिया था और इनटू लिख रखा था रो। और इसके बाद में हम लोग लिख रहे थे चकती के लिए जड़त्व आघूर्ण, चकती के लिए x डैश के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, x डैश के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। और इसका मान हम लोगों ने लिख रखा था di = 1/2 dm और गुणा में था x स्क्वायर। ठीक है, dm और गुणा में y स्क्वायर था 1/2 dm y स्क्वायर, 1/2 dm y स्क्वायर, y स्क्वायर आएगा। ये दूरी अपने इसमें आएगी क्योंकि ये तो इसके x पर ही होगी, x जो दूरी लिख रखी है ये तो x पर ही है, अपने ये दूरी लेंगे क्योंकि चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं। तो चकती का ये जो परिधि जो है, परिधि की कितनी दूरी है इसकी, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है चकती की, ये वाली त्रिज्या है जो y है, तो अपने आ जाएगा di = 1/2 dm y स्क्वायर। ठीक है, और अब हम लोग आगे क्या करेंगे, मान रखेंगे dm का। तो dm का यदि अपने मान रखा जाए तो dm का मान रखने पर देखिए आपके पास में क्या बनता है 1/2 और dm का मान यहाँ से रखेंगे तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 4 और रो dx, ये समीकरण आपके पास में बनेगी di = 1/2 पाई y की पावर 4 रो dx। ठीक है, और अपने बात करते हैं जो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि अपने ये कैपिटल R y और x लिख रखा है, इसे और भी काम में लेंगे। तो अब हम लोग इसे काम में लेते हैं, अपने को y का मान चाहिए और इस त्रिभुज को काम में ले, इस त्रिभुज को। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो आपका y स्क्वायर है वो किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर है, यानी y स्क्वायर किसके बराबर है, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के बराबर है। तो आपको चाहिए y की पावर 4 का मान, तो di किसके इक्वल, di इक्वल आएगा 1/2 पाई और यहाँ से r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और बाहर इसके स्क्वायर आ जाएगी और रो dx जो है अपने पास में मान बन जाएगा। तो आपके पास में मान आ जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर रो dx। अब अपने क्या करना है, अब अपने संपूर्ण गोले का x डैश के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। संपूर्ण गोले का आपको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। संपूर्ण गोले का x डैश के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। यदि संपूर्ण गोले का जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना हो
तो आपको ये जो समीकरण है इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। -r से लेकर के +r तक अपने क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। अब -r से +r करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब -a से लेकर के +a तक आपकी लिमिट हो तो आप लोग उसे 0 से a में बदल सकते हैं, बस आपको 2 से क्या करना पड़ता है, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहले तो इसे समाकलन के रूप में लिखते हैं, आई समाकलन -r से +r, और आपके पास में आया π/2 भी है, πr² x² और ρdx, ये वाला मान आया। इसे आप लोग लिख सकते हो i = 2, और यहाँ से π/2 बाहर, π/2 को रखा बाहर, और इसके अंदर आएगा 0 से लेकर के r। ये जो लिमिट है मैंने इसे चेंज कर दिया, 0 से r कर दिया और 2 को बाहर रख दिया, π/2 को भी बाहर रख दिया, अंदर बचेगा r² - x² और ρdx। ठीक है, ये वाला मान जो है आपके पास में यहाँ पर बच जाएगा। और रो को भी आप चाहो तो यहाँ से बाहर लिख सकते हो, तो रो को भी यदि अपने बाहर लिख दें तो देखिए मान क्या बनेगा, यदि यहाँ से रो को भी हम लोग बाहर रख दें तो आपके पास में मान क्या आएगा, i = π/रो। देखिए 2 से 2 जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, और रो को मैंने बाहर रख दिया तो ये आया 0 से लेकर के r तक। यहाँ ये क्या है, r² - x² की होल स्क्वायर है, तो इसकी अगर आप लोग स्क्वायर खोल देते हो तो ये बनता है x⁴ - 2 r² x², और साथ में कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, r⁴ प्लस x⁴, और माइनस का आएगा r² और x², माइनस का 2 r² और x², साथ में dx। आगे देखिए अपने ये टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। अब आपको बस इसका समाकलन करना है, ये जो समीकरण है इसका समाकलन करना है। समाकलन बिल्कुल सिंपल है, देखिए i = क्या आएगा, π/रो, और समाकलन कर देते हैं इसका। तो r⁴, r त्रिज्या कांस्टेंट रहेगी, तो r⁴ तो r⁴ ही रहेगी, पर जब कांस्टेंट का आप लोग समाकलन करोगे तो जिस चर के सापेक्ष कर रहे हो उस चर को इसके साथ में लिख देंगे, प्लस x⁴ जो है इसकी जगह आएगा x⁵/5 n+1/n+1, माइनस का 2r² तो पहले से ही आएगा, और x³ और साथ में 0 से लेकर के r तक ये मान जो आपका आ जाएगा। इसे थोड़ा सॉल्व किया जाए तो ये आएगा i = π/रो r⁴ और r को रखा r⁵ प्लस r⁵/5 माइनस का 2r⁵/3। ठीक है, ये वाला मान जो आपके पास में यहाँ से बच जाएगा, r5 + r5/5 माइनस 2/3 और r5। ठीक है, यहाँ से एलसीएम वगैरह लेकर के आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो। एलसीएम यदि अपने यहाँ ले तो देखिए किस तरीके से आप सोल्व करोगे इसे, i = π/रो, एलसीएम कितना आया, 15 आया, एलसीएम कितना आया, 15, तो ये आया 15r5, कितना आया, 15r5 प्लस ये कटेगा 3r5 माइनस 5 10r5। ठीक है, ये इससे काटा आप लोग 5 आएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 10r5। देखिए आगे कितना आएगा, i π/रो बटे 15, i π/रो बटे 15, और ये देखिए ये 10 प्लस का है, ये माइनस का है, और ये 15 जो है ये प्लस का है, तो यहाँ से आपके पास में प्लस का 5 बचेगा और 3 ये आ जाएंगे, तो ये आएगा 8r5। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है आपके पास में अब बचेगी 8 π/रो r5/15। ठीक है, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, रो का मान रख सकते हो। रो का मान रखने के बाद में देखिए क्या आएगा, रो का मान अपने बिल्कुल शुरुआत में लिख रखा था, कितना था, m/4/3 πr3, यानी आपके पास में था 3m/4 πr3। ठीक है, कितना था, m/4/3 πr3 था। तब अब देखिए आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से 8 πr5 को पहले लिख देता हूँ, 8 πr5/15, और रो का मान मैंने रख दिया है 3m/4 πr3। ये कैंसिल, यहाँ से r⁴ बचा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, ये और ये 2, तो ये बन गया i = 2/5 mr²। ये जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला बनेगा, i = 2/5 mr²।
स्क्वायर। किसी ठोस गोले के लिए यदि जड़त्व आघूर्ण का मान आप लोगों को ज्ञात करना हो तो वो आपके पास में कितना आ जाता है, I = 2/5 mr स्क्वायर आ जाता है। आगे बात कर लेते हैं इसी गोले के लिए। इसी ठोस गोले के स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष देखिए जड़त्व आघूर्ण का मान कितना आएगा। स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष यदि जड़त्व आघूर्ण आपसे पूछा जाए तो वो देखिए कितना आएगा। ठोस गोले के स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले के स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ठोस गोले के स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष यदि आपको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो, देखिए क्या आएगा। इस तरीके से आपके पास में ये गोला है, ये आपके पास में गोला है, ठीक है। ये आपके पास में x और x डैश है, ये पॉइंट O है, और ये इसको स्पर्शरेखीय अक्ष है इसका A और B, और ये क्या है, त्रिज्या इसकी कैपिटल R है, द्रव्यमान कैपिटल M है। और आप लोगों को क्या करना है, स्पर्शरेखीय अक्ष IAB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो IAB किसके बराबर आएगा भाई, ICM यानी IIx प्लस MD स्क्वायर आता है, तो D की जगह क्या आएगा, R आएगा, तो प्लस का MR स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। मान रख देते हैं इसमें IXx का, तो IAB इक्वल कितना, 2/5 MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। तो IAB किसके बराबर, अपॉन में 5 लो, तो ये आएगा 2MR स्क्वायर प्लस का 5MR स्क्वायर। ठीक है, प्लस का कितना आ जाएगा, 5MR स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास में ये जो मान आएगा, ये आएगा 7/5 MR स्क्वायर। ठीक है, तो आज जड़त्व आघूर्ण वाला पार्ट शायद अपना कंप्लीट हो जाए चैप्टर का। IAB किसके बराबर आया, 7/5 MR स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ठोस गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। अब अपने इसमें जड़त्व आघूर्ण जो है उसे ज्ञात करने के लिए लास्ट टॉपिक आपके पास में आने वाला है, वो है किसी छड़ के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना। तो किसी छड़ के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान अपने ज्ञात करेंगे, किसी पतली छड़ के लिए जड़त्व आघूर्ण। तो आपने देखा कि अपने वर्ताकार चक्ति के लिए ज्ञात कर चुके हैं, वल्ले के लिए ज्ञात कर चुके हैं, बेलन के लिए ज्ञात कर चुके हैं, गोले के लिए ज्ञात कर चुके हैं, और सभी के लगभग 4-4 फॉर्मूले आपके पास में आए हैं इस गोले को छोड़ करके, क्योंकि गोले में तो व्यास के सापेक्ष करो या तल के लंबवत ज्ञात करो, आप लोग एक ही फॉर्मूला आपको मिलने वाला है, क्योंकि गोला एक सममित आकृति है। ठीक है, चारों ओर से वो सममित आकृति बनती है उसमें। तो इसके अलावा आपके पास में सिर्फ एक छड़ बचती है, उसके बाद ये आपका ये जो वाला जो पार्ट है जड़त्व आघूर्ण का कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ एक पार्ट बचेंगे, अचल अक्ष के प्रति घूर्णी गति जो है उसके टॉपिक बचेंगे, और लौटनी गति बचेगी, और आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक शुरू करते हैं, किसी छड़ का जड़त्व आघूर्ण या किसी पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। देखिए आपकी जो बुक है, बुक के अंदर एक टेबल बना रखी है, उस टेबल में फॉर्मूले दिए हुए हैं, और उनमें जिनके भी फॉर्मूले दिए हुए थे उन सबको मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी जड़त्व आघूर्ण तो अपने पास में बहुत सारे बच जाते हैं, जैसे किसी खोखले गोले के लिए, या फिर अपने जो खोखला बेलन है उसके लिए, या आयताकार अनुप्रस्थ काट की जो छड़ है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण तो आप अनेक और भी वस्तुएं होती है उनके लिए भी ज्ञात कर सकते हो। तो आपकी उस बुक में जितना दिया है उतना मैंने आपको करवा दिया है। लास्ट आपके पास में दिया है उसमें पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण, पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। यदि किसी पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर पतली छड़ का ज्ञात करना पड़ेगा आपको लंबाई के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष। सबसे पहले ज्ञात करेंगे पतली छड़ की लंबाई के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष। लंबाई के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली
केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, अपने एक पतली छड़ लेंगे जिसकी लंबाई मान लेंगे स्मॉल l है, और उस छड़ के लिए आप लोग क्या करोगे, जड़त्व आघूर्ण का मान जो है वो ज्ञात करोगे। सबसे पहले इसमें एक अक्ष लेंगे y y डैश, उसके सापेक्ष ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद में अपने इसके किनारे से गुजरने वाली अक्ष के लिए ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पतली छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। मान लेंगे कि अपने पास में एक छड़ है, ये इस तरीके से पतली छड़ है। ठीक है, और छड़ का नाम लिख देता हूँ A और B, और लंबाई छड़ की ले लेते हैं L, और यहाँ से होके गुजर रहा है वो अक्ष जिसके सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, y y डैश। ये L/2 दूरी जो है आपको यहाँ पर बचेगी, और ये क्या है, इसका केंद्र है। इसका ये जो छड़ आपके पास में, इसका केंद्र क्या है, O है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि छड़ की एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा। तो छड़ जो है, उस छड़ की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, छड़ की एकांक लंबाई का, छड़ की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो छड़ की एकांक लंबाई का द्रव्यमान यदि आपको ज्ञात करना हो, तो छड़ की एकांक लंबाई का द्रव्यमान यदि आपको ज्ञात करना हो तो वो कितना होगा, कैपिटल M/L होगा। जैसे अपने पीछे वालों के लिए एकांक क्षेत्रफल के लिए, एकांक आयतन के लिए ज्ञात कर रहे थे, तो द्रव्यमान को क्षेत्रफल से, आयतन से, उन सब टर्म से विभाजित कर रहे थे। आज एकांक लंबाई के लिए ज्ञात कर रहे हो तो लंबाई वाली टर्म से आपने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक अल्पांश लेते हैं, यहाँ एक अल्पांश ले लेते हैं इस छड़ पर, और इस अल्पांश की जो चौड़ाई है उस चौड़ाई को मैं मान लेता हूँ कितनी है, dx, और ये भी मान लेते हैं ये इससे कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये इससे x दूरी पर स्थित है। तो इससे इसका केंद्र O जो है छड़ का, उससे स्मॉल x दूरी पर क्या है, आपके पास में dx चौड़ाई का एक द्रव्यमान अल्पांश है। इस अल्पांश का द्रव्यमान कितना होगा, अल्पांश का द्रव्यमान। ठीक है, तो अल्पांश लिया है, तो अल्पांश का द्रव्यमान तो किससे लिखा जाएगा, dm से लिखा जाएगा। तो ये जो अल्पांश आपके पास में है, इसका द्रव्यमान यहाँ कितना लिख दिया है मैंने, dm लिख दिया है। तो dm क्या है, इस अल्पांश का द्रव्यमान है। अब dm की बात की जाए तो सबसे पहले तो देखोगे कि ये अल्पांश जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, अल्पांश की चौड़ाई dx है। ठीक है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान M/L है, तो ये जो आपके पास में dx लंबाई है, इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो इस dx को करना होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो अपने क्या करेंगे, M/L को dx से कर देंगे मल्टीप्लाई, M/L dx, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका अल्पांश जो है उस अल्पांश का द्रव्यमान आ जाएगा। ऐसे अपने बहुत बार कर चुके हैं, पीछे जो टॉपिक किए थे उसमें अपने ये वाला जो फॉर्मूला लिखते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं आयतन से, क्षेत्रफल से या लंबाई से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये जो एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल, एकांक आयतन वाला निकाल रहे हैं, ये कुछ उसी प्रकार से है जैसे आपको किसी एक पेन का मूल्य दे दिया जाए और आपको बोले 5 पेन का मूल्य कितना होगा, तो एक पेन का आपको पता है तो उस 5 पेनों को आप लोग क्या कर दोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि 5 पेन जो है उनका मूल्य कितना होगा। उसी प्रकार से आपको बता दिए कि एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो M/L एकांक लंबाई का है, जैसे एक पेन का मूल्य होता है उसी प्रकार से। अब dx लंबाई का कितना होगा, तो dx को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 पेनों का मूल्य आपसे पूछा जाए तो 5 से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से M/L को dx से क्या करोगे, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ मैंने क्या किया है, इसे लिखा है dm = M/L और dx। आगे बढ़ते हैं, y डैश x के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण देखिए कितना आएगा, y डैश x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, तो y डैश x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, di आएगा। फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 dm, किसके सापेक्ष कर रहे हो, y डैश के, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 dm x² आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, ये dm x² आ जाएगा, 1/2 तो मान रखने के बाद की बात है, dm x² आ जाएगा। एक मिनट देखो ये कितना आ जाएगा, dm x² आ जाएगा। देखना ये मैंने कैसे लिखा है, dm x²। अपनी बात करते हैं इसकी जड़त्व आघूर्ण की,
जड़त्व आघूर्ण की। और जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला अपने क्या लिखते हैं, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला लिखते हैं mr स्क्वायर। क्या लिखते हैं, mr स्क्वायर लिखते हैं। आप लोगों ने लिखा भी था, जैसे समेशन mr स्क्वायर लिखा था और mk स्क्वायर लिखा था। उसी तरीके से जो शुरुआत में फॉर्मूला लिखा था ना सबसे पहले अपने, जहाँ मैंने आपको जड़त्व आघूर्ण बताया था, अब अपने वहीं पहुँच चुके हैं। क्योंकि पीछे जैसे हमने चक्ति के लिए किया था, तो चक्ति के लिए 1/2 mr स्क्वायर था, वो था उसकी जो तल के लंबवत अक्ष गुजर रहा है उस अक्ष के सापेक्ष था। ठीक है, इसी तरीके से व्यास के सापेक्ष किया था 1/4 mr स्क्वायर लेकर के। तो यहाँ अब अपने सीधा जो फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण का, उस फॉर्मूले को काम में लेना पड़ेगा। तो ये मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, बिल्कुल शुरुआत वाला mr स्क्वायर। तो यहाँ द्रव्यमान कितना है, इस सल्पांश का dm है, ये कितनी दूरी पर स्थित है, जिसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हो, x दूरी पर स्थित है। तो ये कितना लिख दिया मैंने, dmx स्क्वायर लिख दिया। आगे अपने क्या करना है, dm का इसमें मान रख देना है। तो dm का मान रखने पर देखिए आपके पास में क्या बनेगा, dm का मान रखने पर यह आएगा di इक्वल dm का मान कितना है, m/l और साथ में dx और x स्क्वायर। इसे यदि अपना थोड़ा एडजस्ट करके लिखें तो ये di इक्वल क्या बनेगा, ये बनेगा m/l x स्क्वायर और dx। मान क्या बना आपके पास में, m/l और x स्क्वायर dx आपके पास में मान जो है वो बन जाता है। अब अपने क्या करना है, अब अपने y डैश के सापेक्ष संपूर्ण छड़ जो है उस संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो अब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा इसका समाकलन। ठीक है, तो संपूर्ण छड़ का y डैश के सापेक्ष, y डैश के सापेक्ष संपूर्ण छड़ का, संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण देखिए कितना आएगा, ये आएगा I और इसका समाकलन आपको करना पड़ेगा। तो m/l x स्क्वायर और dx -l/2 से +l/2 तक इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो ये आएगा m/l x स्क्वायर dx। ठीक है, तो I का मान जो आपके पास में ये बनने वाला है। अब देखिए आगे, तो अब छड़ को तो मैं हटा देता हूँ। अब अपने क्या करना है, इस समीकरण का समाकलन करना है। तो आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, I इक्वल फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 0 से l/2 जो है समाकलन को लिख देता हूँ। 0 से l/2 समाकलन लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया m/l और साथ में कितना है इसके x स्क्वायर और dx है। तो यहाँ से ये बनेगा I 2m/l, कितना I2m/l। सिर्फ आपके पास में बचा हुआ है 0l/2 x स्क्वायर और dx। x स्क्वायर का यदि किया जाए समाकलन तो ये आने वाला है x³/3 और l/2 से 0 से l/2। ठीक है, ये मान आपके पास में अब जो है वो बच गया है। अब आपको बस क्या करना है, इसके समाकलन जो है समाकलन की लिमिट रख देनी है और समाकलन की लिमिट रखने के साथ में आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, I इक्वल 2m 3l लिख दूँ, 3 को तो बाहर निकाल लेता हूँ इसे, 3l क्योंकि मान तो x की जगह रखना है। तो ये है l³ और 2 की आप लोग क्यूब करोगे तो लिख देता हूँ मैं इसे 3 बार। ठीक है, वरना ये सीधा भी लिख सकते थे 8 अपने, पर 2 बार लिख दिया। तो ये यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा l स्क्वायर। तो ऊपर बचा सिर्फ ml स्क्वायर, ये आपके पास में बन गए 12। तो फॉर्मूला आपके पास में आ गया I इक्वल ml स्क्वायर/12। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि किसी पतली छड़ के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होता है, तो वो मान आप कितना बताओगे, ml स्क्वायर/12 बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लंबाई के लंबवत किनारे से गुजरने वाली x के सापेक्ष। इसी छड़ के लिए अपने ज्ञात करेंगे लंबाई के लंबवत और जो किनारे से गुजर रहा है उस अक्ष के सापेक्ष। देखिए जड़त्व आघूर्ण के अंदर ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, ये ml स्क्वायर/12 याद रखोगे आप लोग इसे। तो लंबाई के लंबवत और किनारे से गुजरने वाले x के सापेक्ष सीधा लिख ले, चलो पूरा लिख देता हूँ, लंबाई के लंबवत और इसके साथ साथ किनारे से गुजरने वाली x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। लंबाई के लंबवत, किनारे से गुजरने वाली अक्ष के
सापेक्ष, लंबाई के लंबवत तथा किनारे से गुजरने वाली एक्स के सापेक्ष जड़ तो आघूर्ण। यहाँ आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो ये छड़ बना लोगे, ठीक है, और ये इसका वो अक्ष हो गया वाई और वाई डैश, ठीक है। ये कितनी आ गई लंबाई, एल आ गई। ये ए और बी जो है वो छड़ आपके पास में आ गई। तो अब ये जो इसके किनारे से होकर के गुजर रहा है एक्स, इस एक्स के सापेक्ष जड़ तो आघूर्ण का क्या करना है, आपको मान जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। कोई भी नाम लिख दो इसका, जैसे ए बी तो मैं पहले लिख चुका हूँ, तो इसका नाम सी डी लिख देता हूँ। ये सी डी एक्स के सापेक्ष आपको जड़ तो आघूर्ण जो है उस जड़ तो आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, और लंबाइयाँ L/2 के रूप में मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस सी डी एक्स के सापेक्ष जड़ तो आघूर्ण का मान ज्ञात करोगे, ठीक है। तो सी डी एक्स के सापेक्ष जड़ तो आघूर्ण का यदि मान ज्ञात करना है, तो आप लोग यहाँ क्या करोगे, समांतर अक्षों की प्रमेय लगाओगे। आप लोग लिखोगे समांतर अक्षों की प्रमेय से। तो समांतर अक्षों की प्रमेय लगाओगे तो इसी डायग्राम में लगा देता हूं। तो ये कितना है, आई सी डी बराबर किसके, आई वाई वाई डैश प्लस एम, और एम डी स्क्वायर आपके पास में होता है। तो डी की जगह वो दूरी होती है जो आपको दी हुई हो, यहाँ वो दूरी कितनी है, L/2, ये दूरी L/2, तो स्क्वायर कर देता हूँ मैं, कितना आ जाता है, L/2 की होल स्क्वायर। आई सी डी किसके इक्वल, अभी लिखा था mL²/12 प्लस mL²/4। ये फॉर्मूला आपके पास में बन जाता है mL²/12 प्लस mL²/4, ठीक है। तो आपके पास में जो सड़क की लंबाई के लंबवत जड़ तो आघूर्ण का मान है वो तो कितना प्राप्त हो रहा था, लंबाई के लंबवत, और इसके द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली एक्स के सापेक्ष वो तो प्राप्त हो रहा था mL²/12, और उसके समांतर जो एक्स आपके पास में आने वाला है, यानी वो अक्ष जो सड़क की लंबाई के लंबवत हो परंतु एक किनारे से होकर के गुजर रहा हो, उस एक्स के सापेक्ष यदि आपको जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना हो, जैसे आई सी डी ये जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करें, यानी सी डी के सापेक्ष यदि आपसे जड़ तो आघूर्ण पूछा जाए, तो आप लोगों को यहाँ क्या काम में लेना है, समांतर अक्षों की प्रमेय को काम में लेना है। समांतर अक्षों की प्रमेय आपको लगा देनी है। तो समांतर अक्षों की प्रमेय से आई सी डी किसके बराबर, आई वाई वाई डैश प्लस mL/2 की होल स्क्वायर के, ठीक है। और अपने इसे क्या लिख दिया, आई सी डी इक्वल mL²/12 प्लस mL²/4 लिख दी है। तो अब आप लोग यहाँ क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, कितना आएगा 12। तो एलसीएम लेने पर ये बनता है आपके पास में mL², ये 3 से कटेगा और कितना आएगा 3L², यानी मान कितना बचेगा आपके पास में 4mL²/12, ठीक है। अगर कैंसिल हो रहा है कोई तो कैंसिल कर देते हैं, ये हो रहा है 3 से, तो आपके पास में आई सी डी का मान कितना आ जाएगा, आई सी डी का मान आ जाएगा mL²/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान आपके पास में कितना आने वाला है, mL²/3 प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो ये अपने क्या किया था, जड़ तो आघूर्ण का मान जो है वो ज्ञात किया था। तो जड़ तो आघूर्ण जितनी आकृतियों को ज्ञात किए हैं उन सबके जड़ तो आघूर्ण के फॉर्मूले आप लोगों को जरूर ध्यान में रखने हैं, क्योंकि फॉर्मूले ये हैं जो आपको आगे लेकर के जाएंगे। अगर कंपटीशन के एग्जाम देते हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी आपके वो फॉर्मूले ही बनेंगे। इसके अलावा जो हम लोगों ने ये फॉर्मूले भी उत्पन्न किए हैं, इनकी सहायता से आपको न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी आप लोग सोल्व कर पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है उसमें सीधी ये शर्त दी हुई मिलेगी आपको कि कोई एक गोला आपको दिया है और उसके केंद्र से गुजरने वाले एक्स के सापेक्ष या उसकी जो स्पर्श रेखा है उसके अनुदिश गुजरने वाले एक्स के सापेक्ष जड़ तो आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, बाकी सारी राशियाँ आपको देगा। इसी तरीके से आपको दे देगा कि कोई एक छड़ है, उसकी लंबाई के लंबवत और किनारे से गुजरने वाले एक्स के सापेक्ष जड़ तो आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यदि छड़ की लंबाई 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर या कितनी भी दी हुई हो और द्रव्यमान उसका 1 kg 2 kg 3 kg जितना भी दिया हुआ हो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले जो है उन फॉर्मूलों की सहायता से मान ज्ञात जो है वो करने पड़ेंगे। तो ये तो बात होगी इन सभी फॉर्मूलों की। जितने भी अपने फॉर्मूले निकाले हैं, 2 तो छड़ के लिए आगे फॉर्मूले, 2 अपने प्राप्त हो गए हैं गोले के लिए, और 4 बेलन के लिए आए थे, 4 आपके पास में वल्ले के लिए आए थे, और 4 ही फॉर्मूले जो है आपके पास में चकती के लिए आए थे। तो 8 2 10 और 14 और 16 करीब 16 के करीब फॉर्मूले जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। 16 फॉर्मूलों के आसपास अपने फॉर्मूले व्युत्पन्न कर चुके हैं। और इसके अलावा अपनी जो इम्पोर्टेंट बात है वो थी जड़ तो आघूर्ण की प्रमेय। सबसे ज़्यादा काम में आई है अपनी लंबवत अक्षों की प्रमेय, और उसके बाद में समांतर अक्षों की प्रमेय। तो डेरिवेशन करते समय तो अपने सबसे ज़्यादा काम में किसे लिया है, समांतर अक्षों की प्रमेय को ही लिया है। तो ये दोनों प्रमेय जो है
प्रमेय आपको व्युत्पन्न करनी आनी चाहिए, इनके फॉर्मूले याद रखोगे। और दूसरा, अपने जितने भी ये टॉपिक है इन सब के जड़ तो आघूर्णों के मान याद रखने और इनके सारे फॉर्मूले जो है उन्हें याद रखना है, ठीक है। गुणन त्रिज्या जो है उसकी परिभाषा भी पढ़ी है। तो बचा हुआ चैप्टर जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।